नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जैसे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, चैप्टर फर्स्ट में वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, इसको ही हम अध्ययन करेंगे। चलिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ी बेसिक जानकारी है। संख्याओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संख्याएं अपनी दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को समृद्ध संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। चलो, काल्पनिक संख्या की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी इसकी भी थोड़ी समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? जैसे मान के चलो, आपको दिया हुआ है x² प्लस के 4। इसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -4। आप क्या करोगे? वर्गमूल लोगे। लेकिन वर्गमूल में क्या होगा? ये माइनस चिन्ह में दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसमें एक काल्पनिक संख्याओं के लिए आई शब्द यूज, यानी कि आयोटा को लिया जाता है। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं? इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर 4 इंटू -1, -1 की जगह पे आई स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 4 इंटू आई स्क्वायर। अब क्या करोगे? आप वर्गमूल ले लोगे। तो जब वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल में क्या होगा? वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल ले लोगे आप, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 का वर्गमूल 2 और i। तो इसका आंसर निकल आया 2i, यानी ±2i, ठीक है। वर्गमूल में प्लस माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं में सबसे पहले बात की जाए तो वास्तविक संख्या के थोड़े से इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर अपनी जो गिनती होती है वो 1 2 3 4 ... आप कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस नेचुरल नंबर में एक संख्या 0 को ऐड कर लिया जाए तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। और होल नंबर में क्या होता है? अगर 0 को नेचुरल नंबर में शामिल कर लिया जाए तो हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 ... ठीक है। ये अपनी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या के बाद बात हम करते हैं आपकी, किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या के बाद बात करते हैं परमेय संख्याओं की। इसमें परमेय संख्याओं का विस्तार अध्ययन किया जाएगा। तो परमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं में अगर बात की जाए तो परमेय संख्या को हम रिएशनल नंबर कहते हैं। इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में। अब P/Q के रूप में जब आप परमेय संख्या को लिखोगे, किसको लिखोगे? परमेय संख्या को। तो जो P/Q है, इन जो P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसका जो मासा बोले तो HCF 1 होना चाहिए। इनका मासा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड
खंड नहीं होना चाहिए तो संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है, 2/3 है, 5/8 है। अभी इनका देखेंगे आप तो इनका मासा सभी का 1 आएगा। जो ऊपर P है और Q है, इनका मासा कितना? 1। कोई भी इनका अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप, ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2/4 लिख दिया, अब कोई आपसे ये पूछे कि 2/4 आपका ये वो क्या कहते हैं, परमेय संख्या है या नहीं, तो ये एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक अवयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, जो एक परमेय संख्या के रूप में नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसको क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2, 2 दूनी 4, तो इसका आ जाएगा 1/2। तो 1/2 होने पर यह हमारी क्या बन जाएगी? परमेय संख्या बन जाएगी। परमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हमारी परमेय संख्या। अब बात अगले नंबर की बात करते हैं। अगला टॉपिक भी आपको पढ़ना है इसी प्रश्नावली में। तो अगला टॉपिक रहेगा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या की बात की जाए, अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या की बात की जाए तो अपरमेय संख्या क्या होती है? जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, उन अभाज्य संख्याओं का क्या ले लिया जाता है? वर्गमूल ले लिया जाता है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं, और जो स्वयं से ही कटती हैं, किसी अन्य इसका गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से ही कटें, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी हो? जैसे आप ले सकते हो 2, 1 से बड़ी, 2, 3, 5, 7। आप बोलोगे 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य होती है, क्योंकि वो 3 से कट जाती है। 11, ऐसे आप आगे भी ले सकते हैं, 13, ठीक है, 13 के बाद आप 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अगर ले लिए जाएं तो ये हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें अपरमेय संख्या की, तो √2 है हमारा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ... इस प्रकार हम अपरमेय संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपरमेय संख्या को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 1.01, 001, 0001, ... या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1.3 पे बार का मतलब क्या होता है? इसका बार आ जाना, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1.3333... ठीक है, तो इसमें हमें क्या संख्या में क्या समझ में आया कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4, पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, इसके बाद परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। जो बेसिक जानकारी है उसी का हम अध्ययन करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं लगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट की पहली प्रश्नावली की। तो पहली प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा 6, 7, 8 जो 6, 7th क्लास में आपने एक शेषफल प्रमेय पढ़ी होगी, शेषफल प्रमेय, एक्सरसाइज 1.1। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम? एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपने एक शेषफल प्रमेय पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय 7th क्लास में पढ़ाई जाती है। शेषफल प्रमेय क्या होती है? एक आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे आप भाग जब लगाते थे ऐसे करके, तो इसके जो अंदर होता था वो तुम्हारा भाज्य, ठीक है, इधर होता था वो क्या होता था? भाजक, ये वाला भागफल, जो आंसर जितने बार भाग जाता था वो भागफल, और जो नीचे बचता था उसे क्या बोलते थे आप? शेषफल। क्या बोलते थे? शेषफल। जो नीचे शेष रह जाता था, भाग करने के बाद जो शेष आता था उसे क्या बोलते थे? शेषफल। ठीक है, तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी। इसी को आप अब नए नाम से पढ़ेंगे 10th क्लास में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे आप? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसमें क्या होता है? उसमें आपका समझ लें कि भाज्य को A से, भाजक को B से,
भागफल को q से और शेषफल को r से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आप कह भी सकते हैं कि जो a है, a ये आपका भाज्य है, b है भाजक है, क्या है भाजक, और q है वो भागफल है, तो भागफल, और जो r है वो अपनी शेषफल है, क्या है शेषफल। ठीक है, ये r क्या है हमारी शेषफल। अच्छा, अब बात करें हम a और b के बारे की, तो देखिए ध्यान रखिए भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होता है, इसीलिए जो हमारा b है वो हमेशा कैसा होगा, a से छोटा होगा, b हमारा a से क्या होगा छोटा। और एक बात, जो शेष बचती है वो भाजक से हमेशा कैसी बचती है, छोटी बचती है, तो जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर, और किससे कम होगी, b से कम होगी। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, r की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपने जैसे दो का भाग 5 में आप लगा रहे हैं, 2 का भाग किस में लगा रहे हैं, 5 में, तो 2 का जब भाग 5 में लगाएंगे आप, तो आप 2 और 5 का करना चाहते हैं, तो अपना 2 है छोटा और 2 छोटा है और 5 कैसा है बड़ा, तो 2 का भाग जब 5 में दोगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, शेष 1 बचा। तो आप अपना यूक्लिड विभाजन जब देखेंगे, यूक्लिड विभाजन जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमने जब 2 का भाग लगाया तो 2 बार गया और एक शेष बचा, तो यूक्लिड विभाजन में क्या बोला जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b a कितनी है अपने पास, a अपने पास 2 है, a अपने पास कितनी है, a बड़ा वाले, तो बड़ा वाला कितना है 5, तो 5 बराबर 2 इंटू 2 और प्लस करके कितना हो जाएगा, शेष कितना आ रहा है 1। तो ये हमारा क्या रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से बना, प्रमेयिका। ठीक है, तो इसी पर आधारित पहली एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों की। देखिए, ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला 135 और 225। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूक्लिड विभाजन की सहायता से करना है इसको हमें। ठीक है, तो पहला प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, किस किस का करेंगे यार, 135 और 225 का, 135 और 225 का एचसीएफ। अब इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे जब चलेंगे तो इसमें साफ दिख रहा है 135 छोटा है, 225 बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह लगा लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है इसमें क्या देना है, भाग देना है। चलिए आप भाग लगाइए, यानी कि a बराबर वैल्यू होता है a बराबर वी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या होगा, a की जगह पे ये काम करेगा, a की जगह पे कौन करेगा काम, ये a की जगह पर और ये b की जगह पर। ठीक है, तो a ये वाला और b ये वाला। तो आपको 135 का भाग 225 में लगाना है, तो 135 एकन 135, जब घटाएंगे आप तो 0 और यहाँ बचेगा 90। ठीक है, 9 बचेगा, तो 90 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो चरण चलते हैं, चरण फर्स्ट की अगर बात करें हम, तो देखिए आप चरण फर्स्ट में क्या होगा, हमने 135 का भाग लगाया 225 में, तो 225 बराबर 135 और गुणा करके कितना आया हमारा, कितना बार भाग गया, एक बार, शेष कितनी है 90। अभी हमको याद रखना है, जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यूक्लिड विभाजन के चरणों का जब तक प्रयोग करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी शेषफल 0 नहीं है, अभी शेषफल कितना नहीं है 0, तो अभी शेषफल 90 है। तो शेषफल 0 के लिए अभी आप लिख सकते हैं कि r नॉट इज इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है। तो r का मान जब 0 नहीं है तो अभी आप फिर से एक बार काम करेंगे, जब फिर करेंगे तो चलिए आप चरण 2 लगाइए, आप
चरण 2। चरण 2 में देखें तो 90 का भाग 135 फिर से लगाएंगे, तो 135 में भाग लगाएंगे, 90 एकन 90, ठीक है। तो 90 एकन 90 कितने बचेंगे? 45। अब 45 बचे तो चरण 2 में अगर हम देखेंगे तो 135 में आपने भाग लगाया था 90 का, भाग गया था एक बार, शेष बची थी 45। तो अभी भी r का मान 0 नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0। अब r का मान 0 नहीं है, इसका मतलब अभी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसको आपको आगे फिर से करना है स्टेप वाइज, ठीक है। अगले स्टेप यानी चरण नंबर 3 पर चलेंगे। चरण 3 पर चलेंगे तो अभी हम 45 का भाग फिर से 90 में देंगे, ठीक है। 45 भाग किस में देंगे? 90, पुराने वाले में। तो 45 दूनी 90। अभी देखिए ये खत्म हो गया, 0 बच गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? 45 का भाग 90 में आपने दिया, तो 90 में भाग अपने 45 का दिया, कितने बार गया? 2 बार गया, शेष कितनी आई? 0। अभी आपका शेष कितना हो गया? 0 हो गया। शेष कितना हो गया? 0 हो गया। तो अभी शेष 0 हो गया, तो फिर क्या करेंगे? 0 बार चला गया, तो अभी यहाँ अतः करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल, अंतिम खत्म हो गया ना सवाल, तो अंतिम शेषफल r इक्वल टू कितनी आई? 0 आ गई। तो r जब 0 आ गई तो फिर क्या निकल के आया? निष्कर्ष ये निकल के आया कि हमारा SCF है वो 0 से ऊपर वाला है, यानी कि लास्ट बार कितने से भाग गया? 45 से, 45 से। तो SCF हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF किसका? 135, 225 कितना निकल के आया है? 45। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? पहले का सेकंड पार्ट देखिए, पहले का सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है। 196 और 38,220, 196 और 38,220, ठीक है। कितना है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा? 196 और 38,220, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखेंगे तो आप देखिए इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है? ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी 196 छोटा है और 38,220 कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा वाला को A माना जाएगा, छोटे वाले को B माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे तो चलिए आप देखते हैं क्या बोलती है यूक्लिड विभाजन? A बराबर BQ प्लस R, यानी कि छोटे वाले का भाग बड़े वाले में लगाना है। जब छोटे वाले का भाग बड़े वाले में लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। ये काम पीछे नहीं करना है आपको, ये काम सामने ही करना है। आपको दिखाना है कि हमने किया है काम। 196 का भाग 38,220 में करना है। जब आप भाग करेंगे तो 38, 19 दूनी 38, लेकिन 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस हिसाब से एक बार ही जाएगा। कितना जाए? कितने बार? एक बार। तो 196 कितना शेष बचेगा इसमें से? शेष कितना बचेगा? घटाइए आप, 12 से 6 गई, 6 बचे। यहाँ कितने रह गए? 17, 17 से 9 गई तो कितने बचे? 8, सही है। 17 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। यहाँ कितने रह गए? 2, 2 में से गया तो 1, उतरा पे कितना? 0, ठीक है। उतरा पे कितना लिया? 0। अब फिर आप करेंगे, जब फिर आप करेंगे तो अब की बार देखेंगे कितने बार जाएगा। देखिए लगभग 19, अभी आप 19 दूनी 38, 19 का पारा आता है तो पढ़ दिए। ऐसे देखिए आप 200 से कम है थोड़ा सा, तो 200 का 2 से आप कर, 2 में 18, 9 बार करके देख लें आप। 9 बार, तो 9 बार, 9 छिंग 54, 54 की 4, 9 छिंग 54 की 4, 5 हासिल, और 9 और 9 में 81 और 5 कितने हो गए? 81, 5 86, 86 की 6, 86 की 6 कितने आ गए? 8 हासिल, और 9 1 9 और 8 17। चलिए घटाइए, 12 से 4 गया, कितना बचा? 8, 5 15, 15 तो 6 गया 9, 17, 17 ख़त्म, 0। अभी 19 का इसमें डिवाइड देखें 5 बार लगभग चला जाएगा, 5 बार,
तो 5 बार जाएगा, तो 5 छिक्के 30 की 0, 3 हासिल, 19 पंजे 95, 95 और 3 95 और 3 कितने हो जाएंगे 98, तो 98 ये ख़त्म, 0 हो गया इसका, ठीक है, एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपका कितना कितने का भाग लगाया आपने 196 कितने में, तो ए कितनी है, ए ये वाली बड़ी वाली वैल्यू ए है, ए कितनी है अपने पास ये वाली, तो 38,220 और बी कितना है 196 जितने का आप भाग लगा रहे हो वो, क्यू कितने बार, क्यू मतलब भाग के फल कितने बार गया 195 195 बार, और शेष कितनी है आपकी, शेष आपकी है 0। तो देखिए शेषफल 0 आ चुकी है। शेषफल की अगर बात करिए तो शेषफल जो आर की वैल्यू कितनी है 0, आर की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा स्टेप अब नहीं चलेगा, स्टेप हमारे यहीं ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप क्या हो जाएंगे हमारे ख़त्म हो जाएंगे यहीं पर। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, शेष 0 हो गए, अतः लिख सकते हैं हम, अतः HCF किनका 196 और किसका और 38,220 का कितना निकल के आया, कितने बार भाग गया लास्ट बार 196 बार, तो हमारा निकल के आएगा 196, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट को हम देखेंगे। तो ये देखिए तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में कितना लिखा है 867 और 255, 867 और 200 कितना है 55 है। चलिए तीसरा पार्ट है इसका 867 और 255। ठीक है, सॉल्यूशन सेम टू सेम देखना है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अभी 867 बड़े हैं अपने, 255 छोटे हैं, कितने से इतने से। ठीक है, तो ये छोटा है बड़ा है, तो छोटे वाले का भाग बड़े वाले में देना है। छोटा वाला 255 है, इसको बी मान लिया जाएगा, इसको क्या मान लिया जाएगा ए। अब कह भी सकते हैं कि ए बराबर हमारा 867 है और बी बराबर कितना रहेगा हमारा, बी बराबर रहेगा 255। अब क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो बोलती है। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका भाग इसमें लगा के देखिए, तो 255 का भाग किस में लगाना है, 255 का भाग हमें लगाना है 867 में। ठीक है, 867 में लगाना है। चलिए तो देखिए 255 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 255 का 25 3 75, 3 बार लगभग चला जाएगा, 3 बार। तो कितने 3 बार कितने आएंगे, 5 3 15 की 5 हासिल लाई 1 और 25 3 75 1 76, घटाइए आप 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6 से 6 0 और 1 102। अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, शेष बची है, तो चरण लगाने पड़ेंगे हमें। चरण फर्स्ट में देखेंगे तो भाज्य कितना है, ए कितना है अपने पास, ए कितना था 867, तो 867। बी कितना है, बी अपना कितने का भाग लगाया हम लोगों ने 255 का। क्यू कितने बार का भाग गया 3 बार। शेष कितनी है अपने पास 102। अभी शेष हमारी 0 नहीं है, यानी कि जो शेषफल है, शेषफल आर का मान 0 नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0। अभी 102, ठीक है, 102 शेष हो गया। 102 का भाग फिर से 255 में वापस लगाएंगे, कितने में लगाएंगे 255 में, तो 102 दूनी 204, 204 घटाइए 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा 5, 51 बच गया आपका, कितना बच गया 51। ठीक है, तो चरण कौन सा आएगा, चरण सेकंड यानी चरण 2। चरण 2 जब देखेंगे आप, चलिए चरण जो 2 देखेंगे तो चरण 2 में क्या कितने का भाग लगा 102 का 255 में, तो 255 यहाँ लिखिए आप बराबर। ठीक है, ए की वैल्यू, बी कितना है, बी अपना 102 है, कितने बार भाग गया था 2 बार भाग गया था। शेष कितनी है 51 है, शेष अभी भी 0 नहीं है। शेषफल आर का मान अभी भी 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो क्या एक बार चरण फिर से वापस लगेगा, 51 का भाग 102 में देना पड़ेगा। चलिए 51 का भाग 102 में दीजिए, 51 दूनी 102, 51 दूनी 102 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार। तो अब 102 चला गया, कुछ बचा नहीं, तो शेष कितना रहा फिर 0। चलिए देखिए, तो यहाँ चरण कौन सा रहेगा, चरण रहेगा 3। चरण 3 में देखिए
51 का भाग 102 में दिया तो 102 बराबर 51 का भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार, शेष कितनी आई, 0, तो शेष 0 आई तो शेषफल बराबर कितना आ गया, 0। शेष 0 आ गया, चरण खत्म हो जाते हैं, ठीक है, शेषफल 0 आने पर चरण खत्म, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं अतः करके, अतः HCF किसका HCF 867,255 कितना निकल के आया इसका HCF बताइए आप कितने बार। देखो जीरो जो अपना चरण होते हैं उस जीरो जो आता है लास्ट में उससे ऊपर वाला कितना आया था 51, तो अपना HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दर्शाइए कि, देखिए इधर, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। तो अब यहाँ पर हमारा यहाँ से तर्क निकलता है किस रूप में, देखिए आप इधर देखिए, एक लिखा है 6q + 1 विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, विषम पूर्णांक क्या बोल रहा है 6q + 1, 6q प्लस कितनी 6q + 3 और एक बोल रहे हैं 6q + 5, यही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 क्या है, कॉमन सा है, कॉमन है, तो 6 कॉमन है, ये क्या किसका काम करेगा, बी का यानी भाजक का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें कितने का भाग लगाना होगा, 6 का भाग लगाना होगा, कितने का भाग है 6 का। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन में एक बात, एक लाइन आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, देखिए आपको ये तो केवल इतना याद रखना है कि माना क्या, माना ए कोई एक विषम, विषम ही तो बोल रहा है, तो विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा है। तब ध्यान से देखें 6 से बड़ा है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और शेष तथा करके क्या लिख सकते हैं, तथा शेष कितनी होगी, शेषफल जानते हो r, शेषफल, शेषफल आपकी r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। कितनी शेष हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इतनी शेष हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि r जो शेष होती है उस शेष का मान 6 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। कैसे होता है, क्योंकि b की वैल्यू हमने शुरुआत में बताई थी कि 0 से बड़ी या बराबर, 0 से r की जो वैल्यू आती है वो 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन b से कैसी आती है, छोटी आती है, ठीक है। तो इसके नियम के अनुसार इतने केस बन जाएंगे। तो इतने केस, इतने हमारी शर्त बनेगी, इसमें से हम सभी शर्तों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट पर देखते हैं। केस फर्स्ट पर क्या है कि r बराबर 0 पर देखेंगे पहले, ठीक है। तो r बराबर कितने पर, 0 पर, r बराबर कितने पर, 0 पर, r बराबर जब 0 पर देखेंगे तो किसके नियम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, a बराबर VQ + R। a कितना है अपने पास, a हमारे पास कितना है, a तो a है ही, v कितनी है 6, q कितनी है, q है, r कितना है, r अपने पास है, पहले 0 पर चेक कर रहे थे 0, अभी 0 का इसमें प्लस करेंगे तो क्या रहेगा, ऐसा कैसा ही रहेगा। तो ये हमारी कैसी संख्या बन के आई, ये हमारी संख्या बन के आई सम संख्या, क्योंकि 6 कैसी संख्या है, सम, और सम का की संख्या गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है सम। तो ये हमारी सम संख्या निकल के आई, लेकिन हमें क्या दिखाना है, विषम के रूप में, ठीक है। एक क्या कैसे होनी चाहिए, विषम। तो अभी हम इसको काम नहीं करेंगे, अब किस पर करेंगे, तो ये सम बन गए, हमें तो विषम चेक लेनी है। तो अब हम केस कौन सा लगाएं, केस सेकंड पर, केस सेकंड पर देखेंगे तो r बराबर कितने पर चेक करेंगे, r बराबर हम चेक करेंगे 1 पर, कितने पर चेक करेंगे, r बराबर 1 पर चेक करेंगे। जब 1 पर चेक करेंगे तो देखिए r बराबर 1 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, a बराबर
वी क्यू प्लस आर, तो भी कितना रहेगा 6, क्यू तो क्यू है ही, और आर की वैल्यू कितनी है 1। तो अब आप हमें बताइए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या है, ये विषम है, तो सम और विषम अगर जुड़ेंगी तो क्या बन जाता है, विषम संख्या। सही है। तो ए की वैल्यू कैसे आई, विषम आई, यानी कि समीकरण कौन सी, इसे हम दे देते हैं, जब विषम है तो विषम पे में पता करना है, तो इसे समीकरण 1 दे देते हैं। कितना दे देते हैं, समीकरण 1। अब केस कौन से चलेंगे, केस चलेंगे थर्ड पर, है ना, केस थर्ड। केस थर्ड पर क्या है कि जो शेषफल थी r बराबर 0 पर चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, अब r बराबर करेंगे हम कितने पर, 1, अब करेंगे 2 पर, r बराबर 2 पर करेंगे, पुनः यही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो a बराबर वैल्यू क्या रहती है, a बराबर बी क्यू, बी कितनी है 6, क्यू प्लस आर, आर कितनी है 2। अब हमें आप ये बताइए कैसी है, सम संख्या है, और ये भी कैसी है, सम संख्या है। अगर सम का सम में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम, ठीक है। तो a कैसी रही, सम संख्या रही, तो इस पर हम काम नहीं करेंगे, विषम पर ही काम करना है, विषम वाला समीकरण ही लेना है। अभी हमारे कितने केस बन चुके हैं, 3 बन गए। अब हम कौन से केस पर चलेंगे, अब हम चलेंगे केस 4 पर, ठीक है, केस फोर्थ। तो केस फोर्थ, ठीक है, केस फोर्थ पर चलेंगे। केस फोर्थ पर चलेंगे, आर आर कितने पर काम करेंगे, आर आर हम काम करेंगे 3 पर, 3 पर काम करेंगे, कितने पर काम करेंगे, 3 पर। जब 3 पर काम करेंगे तो यूक्लिड किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, लैम्बा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। देखिए a बराबर 6q प्लस कितना रहेगा, 6q प्लस कितने पर काम कर रहे हैं, 3 पर। अब आप हमें ये बताइए कैसी है, सम संख्या है, क्योंकि 6 का गुणा हुआ है तो सम, और ये कैसी है, विषम, ठीक है। अब सम और विषम क्या हो जाती है, विषम, क्या हो जाती है, विषम, तो ये विषम आई, तो समीकरण इसको देना पड़ेगा, समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब केस कौन से चलेंगे बताइए आप, केस चलेंगे हम फोर्थ हो गया, फिफ्थ पर, आर इक्वल टू कितने पर, आर इक्वल टू चलेंगे हम, कितनी वैल्यू हो गई, आर इक्वल टू हम चलेंगे अब 3, 3 पर हो गया, अब करेंगे हम 4 पर, 4 पर, ठीक है। तो 4 पर जब देखेंगे तो ये वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे तो a बराबर कितना रहेगा, 6q प्लस कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, ये भी कैसी है, सम संख्या है, सम का सम में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या, ठीक है, सम का सम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। सम वाले समय में लेना देना नहीं कुछ। अगले केस पर चलेंगे, केस 6, छठवें केस पर चलेंगे तो क्या रहेगा, अब हम करेंगे r बराबर कितने पर, 5 पर चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो r बराबर 5 पर चेक करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे, a बराबर, ठीक है, बी क्यू, मतलब बी क्यू कितनी है 6, 6q प्लस कितना रहेगा 5। अब आप हमें ये बताइए कैसी है, सम संख्या, और ये कैसी है, विषम संख्या। अगर सम का विषम में प्लस किया जाएगा तो कैसी हो जाएगी, विषम संख्या। तो बताइए a की वैल्यू कैसी आई, विषम संख्या, तो समीकरण डालना ले लेंगे इसे, समीकरण नंबर कौन सा दे देंगे, 3। अब आप हमें ये बताइए समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 3 देखिए। समीकरण 1, 2 और 3 में लिखा हुआ है, एक था a बराबर 6q प्लस 1, विषम संख्या हुई थी, और 1 बराबर 6q प्लस 3, ये भी विषम है, और एक बना रही थी 6q प्लस 5, ये भी कैसी है, विषम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 से, अतः करके लिख सकते हैं हम, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, विषम धन
पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 और एक 6 + 5 के 6 + 5 के रूप में होता है, रूप में होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर देखें, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, देखिए आप। ये लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड ठीक है, बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है, 32 की टोली अलग है, 616 की टोली अलग है, 2 टोलियां हैं, साथ साथ में परेड करानी है पीछे करके। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम उसके 4 ले रहे हैं तो पीछे उसके भी 4 ही होने चाहिए। ठीक है, बैंड के भी 4 होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस कारण उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। आपको दिख रहा है यह क्या लिखा है, अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकें, अधिकतम संख्या है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको एक यहाँ से अधिकतम की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिलेगी, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए आप क्या करेंगे, अधिकतम की जब आपको लिखा आ जाए अधिकतम संख्या, समझ लें आप, अधिकतम संख्या या बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर आपको ये लिख के आ जाए तो इस स्थिति में आप HCF निकालो। क्या निकालोगे इस स्थिति में, HCF, यानी कि मासा ज्ञात करते हैं। और यदि आपको छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी या कम से कम लिख के आ जाए तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप LCM लोगे, LCM लासा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको आप LCM लेंगे। छोटी से छोटी या कम से कम आने पर, और अधिक से अधिकतम और बड़ी से बड़ी आने पर क्या लोगे आप, HCF लोगे। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये अधिकतम बोल रहा है, तो अधिकतम संख्या के लिए क्या करेंगे, 616 और 32 को हम क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 616। तो देखिए, तो प्रश्नानुसार सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं प्रश्नानुसार 616, ठीक है, 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करने पर इसका यही हल होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए 616 बड़े हैं और 32 कैसे हैं, छोटे हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 616 और B की वैल्यू हो जाएगी 32। युक्ल विभाजन प्रमेय लगा देंगे, क्या लगा लेंगे, युक्ल विभाजन प्रमेय से। ठीक है, युक्ल विभाजन प्रमेय से देखेंगे तो चलिए क्या कहती है युक्ल विभाजन प्रमेय, युक्लिड विभाजन प्रमेय से युक्ल विभाजन प्रमेय कहती है कि A = BQ + R। ठीक है, A = BQ + R। चलिए छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है। क्या लगाना है, भाग। तो छोटी संख्या कौन सी है, 32। तो आप 32 का भाग लगाइए 616 में। तो 32 एकन 32 दूनी 64 हो जाते हैं। तो 32 एकन 32, एक बार भाग लगाएंगे। एक बार भाग लगाने पर 11 में से 2 जाएगा, कितने हो जाएंगे, 9। और यहाँ कितने रह गई, 5। और 5 से अगर हम घटाएंगे कितने, 3, बचेंगे 2। उतारा भाई कितने, 96। ठीक है, 96। अब फिर लगाएं 32 का भाग। आप कितने बार जा सकता है 32 का भाग, देखिए 32 का भाग देखें। अभी ये
3 निम 27, 9 बार जाएगा लगभग, ठीक है। तो 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ से ले 1, 3 निम 27 और 1 28, 288। चलिए घटाइए आप, कितने बचे, 16 में से 8 के 8 बचेंगे और यहाँ कितने बचेंगे 28, 28, 28, कुछ नहीं बचा। तो ये स्टेप खत्म हुआ, आप है नहीं है। तो चरण फर्स्ट आप देख लें, अभी शेष 0 नहीं है तो चरण के रूप में काम होगा, चरण फर्स्ट, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण देखेंगे आप तो क्या रहा, आपने 32 का भाग लगाया था 616 में, तो 616 बड़ी संख्या है, बड़ी लिखें। बी कितनी है 32, 32 का कितने भाग लगाया था, क्यू कितना रहेगा, क्वाड्रेंट कितना है अपने पास 19 और प्लस आर, आर कितनी है, शेष कितनी है 8। अभी शेष 0 नहीं आई तो शेष फल आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं है तो आर क्या करेंगे, फिर से वापस एक बार स्टेप सेकंड लगाएंगे, ठीक है। तो चरण नंबर 2, चरण 2 पे करेंगे तो 8 का भाग लगाएंगे, कितने में लगाएंगे 8 का भाग 32 में। तो हम क्या करेंगे 8 का भाग 32 में लगाएंगे, 8 चौकू 32, कितना बार 4 बार, शेष बचा नहीं, ठीक है। तो कितने बार भाग चला गया, 4 बार चला गया। तो 32 किसके हिसाब से, यूक्लिड व्यवहार प्रेमिका से हिसाब से चल रहे हैं। तो 32 बराबर कितने बार 8 का लगाया तो 8 चौकू 32 प्लस 0। अभी यहाँ से देखो तो शेषफल कितना है, यहाँ से देखी जाए तो शेषफल कितना है 0 है, शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 है तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही इससे ऊपर वाला क्या है 8, तो 8 हमारा HCF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः करके HCF किसका HCF 616 और 32 का, ठीक है। कितना निकल के आया 8, यही क्या हो गया आंसर हो गया। लिख सकते हैं अतः करके, क्या लिख सकते हैं अतः करके, अतः करके ये लिख सकते हैं हम कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी रहेगी 8। जो अधिकतम स्तंभ लगाने हैं, पीछे एक दूसरे के पीछे चलेंगे तो उसमें कितने स्तंभ होंगे 8 स्तंभ होंगे। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी रहेगी 8, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अब कौन से चलते हैं हम, प्रश्न नंबर चलते हैं अब हम 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यानी कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हमें किसी भी पूर्णांक का वर्ग को दिखाना है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक के वर्ग को क्या दिखाना है 3m और 3m प्लस के 1 के रूप में दिखाना है। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए 3m और 3m प्लस 1 कितना आ रहा है अपना 3m प्लस 1 के आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइड हम लेंगे वो कितना लेंगे 3, यानी b का कहाँ चला गया ये गया, तो 3 और 3m प्लस 1, तो 3 रहा और 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा b का काम करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं माना a कोई एक धन पूर्णांक संख्या है, माना एक क्या है हमारी a कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो माना a एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है जहाँ कितने का डिवाइड करना है हमें करना है 3 का डिवाइड, ठीक है। तो b बराबर कितना ले रहे हैं 3 आ रहा है ना, तो b कितना ले रहे हैं 3, b 3। तब जो शेष रहेगी, शेषफल जो रहेगी वो क्या रहेगी, शेषफल r 0, 1 और 2, 3 से कम, ठीक है ना, 3 से कम शेष रहेगी। तो 0 तो स्टार्ट करेंगे 0, 1 और 2, ठीक है। इतनी क्या रहेगी हमारी शेष रहेगी, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से केस चलेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, 3 केस में ही सवाल हो जाएगा, ठीक है। केस कौन सा लगाते हैं हम, पहले केस फर्स्ट का यूज करते हैं। तो केस फर्स्ट पर देखते हैं, केस फर्स्ट पे क्या है r बराबर 0 के लिए, ठीक है, r बराबर 0 के लिए। अगर r बराबर 0 के लिए देखें हम तो क्या हो जाएगा, r बराबर 0 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a बराबर BQ प्लस R से, यही तो बोलती है, ठीक है, R से। तो इससे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी, a तो a है, b कितनी है, b अपने पास कितना है 3, तो 3, q कितनी है, q है, और प्लस r कितनी है 0 है, r कितनी है 0, ठीक। अब क्या करेंगे 0 उसमें जोड़ेंगे तो 3q का 3q रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न में वर्ग बोला गया तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे,
क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ का करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर ए स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का 9, 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए आप, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या ले लेंगे, इसे m के रूप में बोला है तो m ले लेंगे इसे। ठीक है, तो इसे आप m कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, तो 3 और m, ए स्क्वायर। समीकरण कितना हो जाएगा अपना, समीकरण 1। केस फर्स्ट के लिए काम कर दिया, अब केस सेकंड के लिए चलेंगे, ऐसे केस थर्ड के लिए चलेंगे। अब केस कौन से के लिए चलेंगे, केस फर्स्ट सेकंड के लिए। चलिए केस सेकंड पर देखते हैं। केस सेकंड के लिए देखेंगे तो r बराबर कितना है, r बराबर हम चलेंगे अब 1 पर, 1 के लिए। अभी 0 के लिए चले थे, अब कितने के लिए चलेंगे, 1 के लिए। जब 1 के लिए चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन किससे चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। तो क्या बोलती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी कितना है अपना 3, 3q प्लस आर कितनी है 1। ठीक है, 3q प्लस कितना रहेगा 1। क्या कर, प्रश्न में क्या बोला गया, वर्ग, तो वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग कीजिए आप, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इधर करेंगे 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस के 2ab, तो a कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1। ठीक है, तो 3 का कितना होगा 9, 9q स्क्वायर प्लस 1, और इधर 3 दूनी 6q, 6 प्लस करके 6q। अब क्या काम करें, 1 को उधर साइड से रखें, तो 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस 1। इधर से आप क्या सर ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लें, तो 3q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6q और प्लस करके 1। इधर से कॉमन नहीं मिलेगा, नहीं आप सोचो इधर से कॉमन। ठीक है, तो a स्क्वायर, इसे आप क्या ले सकते हैं m, तो 3m, इस तरह को आप क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, 3m प्लस क्या हो जाएगा 1, a स्क्वायर बराबर, समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब कौन समीकरण चलेंगे, समीकरण 3 पर चलेंगे, केस थर्ड पर चलेंगे। ठीक है, तो केस थर्ड पर जब चलेंगे तो r बराबर कितने पर चलेंगे, r 1 पर हो गया, r बराबर चलेंगे अब 2 पर, तो 2 के लिए जब r बराबर 2 के लिए चलेंगे, यही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर कितना रहेगा 3q प्लस 2, 3q प्लस, क्योंकि अब की आपने शेष कितनी ली है, आप लोगों ने 2 शेष लिए, तो 2, a बराबर 3q प्लस 2। अब क्या करना है प्रश्न में, वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। करिए, 3 का a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से खोल रहा है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर कितना है 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2। चलिए 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9q स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12q। इसको आप आगे लिख लें, 4 पीछे लिख लें, तो 9q स्क्वायर प्लस के 12q, और 4 को हम इस प्रकार लिखते हैं 3 प्लस के 1 के रूप में। 4 को हमने कैसे तोड़ दिया, 3 प्लस 1। अब आप देखेंगे यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हैं 3, तो 3q स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12, 4q प्लस 1 और प्लस 1, इसको आप क्या मान लेंगे m, तो कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, क्या बराबर a स्क्वायर बराबर, समीकरण कितने हो गए 3। केस तो 3 ही केस बने थे, तीनों केस सॉल्व कर लिए, समीकरण 1 निकाल लिया, समीकरण 2 निकाल लिया, समीकरण कौन सा निकाल लिया आपने 3। समीकरण 1 2 3 से आप क्या कह सकते हैं, कहाँ से, तो देखिए समीकरण
1, 2 व 3 से स्पष्ट है, स्पष्ट है। आप देखिए समीकरण आपने पीछे किया था एक, ये देखिए समीकरण आपने एक किया था, इसमें क्या था, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 3m। दूसरा समीकरण निकाला इसमें कितनी थी 3m + 1। तीसरा निकाला आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 3m + 1। ठीक है, समीकरण तीनों में 3m + 1, यानी कि एक में 3m और दूसरे में 3m + 1, तीसरे में भी 3m + 1। तो क्या स्पष्ट निकल के बात आई कि कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसके रूप में हो सकता है 3m + 1 के रूप में होता है। लिख सकते हैं हम, स्पष्ट है कि अतः समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है, पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m + 1, दो ही तो बने हैं, 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप सुनिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। क्या घन, तो प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्यूशन पर चलते हैं, इसके हल पर चलते हैं। ठीक है, अगर हल की बात करें तो अच्छा आप ये बताइए, अगर हम इसी प्रकार से अगर प्रश्न को करें तो आपका प्रश्न में लिखा हुआ है कि 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में होता है इसका वो भी घन। ठीक है, किसी संख्या का घन। तो अगर हम b को अगर हम 9 ले लें तो b को 9 ले लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने केस बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 केस बनेंगे। तो 9 केस बनेंगे तो हमको प्रश्न करने में बहुत लेंथी भी हो जाएगा प्रश्न हमारा। ठीक है, दिक्कत भी आ सकती है प्रश्न करने में, और बड़ा का बड़ा भी हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, ये 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, और 9 का घन 3 का घन कितना होता है 27, और 9 से डिविजिबल भी है घन, 9 × 27। तो हम क्या काम करेंगे, b की जगह पर 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे b की जगह पर 3। ठीक है, b कितना ले लेंगे 3। तो अब a कोई पूर्णांक संख्या मान लें आप, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो चलिए माना a कोई एक धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जहाँ b कितना ले रहे हैं आप, b ले रहे हैं आप 3। कितना ले रहे हैं 3। b आप 3 लेंगे तो आप हमें ये बताइए एक r की जो रिमाइंडर शेष होगी वो कितनी कितनी हो सकती है, शेषफल 3 से तो कम ही होगी। तो शेष जो r होगी वो 0, 1, 2, यही तो शर्त बनेगी। 3 के अलावा 3 से ऊपर तो जाएगी नहीं, 3 से छोटी होगी। तो यहाँ पे हमारे 3 केस में ही प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो केस फर्स्ट, अब हम केस फर्स्ट पर बात करते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट पे बात करें तो हम पहले r = 0 के लिए काम करेंगे। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे काम करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब देखेंगे तो चलिए देखते हैं क्या कहती है, a = bq + r। तो b कितना है अपना 3, तो 3q + r 0, 0 को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3q का 3q क्या बराबर a बराबर, क्या बराबर a बराबर, क्या करते हैं प्रश्न में क्या बोला गया है, घन। तो घन करने पर दोनों पक्षों का, ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, घन कर देंगे। क्या कर देंगे हम, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर। अगर घन कर देंगे दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में घन करिए आप, तो देखिए a का q का a q हो जाएगा, इधर 3 का 27 और q का q। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप 9 के रूप में लिखना है, तो 9 × 3q का घन। ठीक है, तो आप इसे आप क्या मान लें, इसे आप m मान लें।
क्या मान लें इसे आप, m। तो क्या हो जाएगा 9m। आप लिख सकते हैं जहाँ करके, जहाँ 3q का q क्या आपने माना है, m मानी है, तो 9m क्या बराबर, aq बराबर, समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब कौन से केस पे चलेंगे आप, केस सेकंड पे चलेंगे। ठीक है, केस सेकंड पर चलेंगे। तो केस सेकंड पर जब आप चलेंगे तो चलिए केस सेकंड पर देखते हैं। केस सेकंड पर आर कितनी लेनी है, आर बराबर आपको लेना है कितना, आर बराबर आपको लेना है 1 पर, या 1 के लिए, आर और 1 के लिए अब चलेंगे तो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चलिए लगाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है, क्या बोलती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू, तो b कितनी है 3, तो 3q + 1, घन बोला गया प्रश्न में, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, aq इधर हो जाएगा 3q + 1 का घन, ठीक है, q। अब a + b का होल क्यों खोलना है, तो आप जानते ही होंगे, कक्षा 8th क्लास में पढ़ा जाता, कक्षा 8 में, कि हम जानते हैं क्या, कि a + b का जो होल क्यू होता है, क्या होता है, इसका होता है aq + के bq + के 3a² और प्लस के 3ab²। ठीक है, आप इसको लगा दें तो aq बराबर 3q, तो 3q का होल क्यू + 1 का क्यू + 3 × a², यानी 3q का स्क्वायर × 1, और प्लस करके 3 × a, तो a कितना है 3q × 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए aq बराबर 3 का कितना होता है 27 aq, q का घन 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 × 27, तो ये आपका कितना होगा 27q, 9 × 3 27q² और प्लस के 3 का 9q, 9q और 1 का वर्ग करोगे 1, तो ये रहेगा 9q। ठीक है, 1 को साइड से कर लिख लें, 27q की घात 3 प्लस 27q² प्लस के 9q और प्लस के 1, आप इधर से 9 कॉमन ले लें, तो 9 × 3 27, 3q का घन, 9 × 3 27, 3q² और 9 × 1 = 9 मतलब q और प्लस 1। इतने को आप क्या मान सकते हैं, जैसे आपने ऊपर माना था वैसे ही आप इतने को क्या मान सकते हैं, इतने को आप मान सकते हैं m। तो क्या हो जाएगा 9m + 1, क्या बराबर aq बराबर, समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा कितना 2। ठीक है, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब कौन से केस पर चलेंगे, केस थर्ड पर चलेंगे। आप कौन से केस पर चलेंगे, केस थर्ड। चलिए केस थर्ड पर चलते हैं। ठीक है, कौन से केस पर चलते हैं, केस थर्ड पर। केस थर्ड पर आप चलेंगे तो देखिए आर बराबर कितने पर चलोगे आप, 0 पे हो गया, 1 पे हो गया, 2 पे हो गया। अब कौन से केस पे है, थर्ड, यानी 3 पर, 2 पर, 2 के लिए। अगर आप 2 के लिए चलेंगे तो क्या नियम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या बोलती है, a बराबर bq, b कितना है 3, तो 3q प्लस के कितना 2। क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में घन बोला गया प्रश्न में, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इधर a की घात 3, इधर 3q + 2 का होल क्यू। सही है, चलिए आप घन कीजिए। a + b का फॉर्मूला जैसे आपने अभी पढ़ा था ये वाला वापस लगाएं, तो aq बराबर 3q का क्यू करेंगे, 3 का क्यू कितना होता है 27। ठीक है, तो 3q का घन, फिर 2 का घन और 3 × a, 3q का होल स्क्वायर × 2 और प्लस करके 3a 3q × 2 का स्क्वायर। चलें लिखें 27
क्यू की घात 3, 2 का घन 8, 3 का वर्ग स्क्वायर 9, 9 का दूनी 18, 18 ये कितना होता है 54, तो ये आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 और 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 2 3 त्रिका 9, 9 9 9 चौको 36, तो ये आ जाएगा आपको 36 क्यू। 8 को साइड से लिख दें, 27 क्यू की घात 3, 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू और प्लस 8। इधर से आप 9 को कॉमन ले लें क्योंकि 9 की फॉर्म में लिखना है आपको, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 3 क्यू की घात 3, 9 6 54, 6 क्यू स्क्वायर और 9 चौकू 36, 4 क्यू, ठीक है, और प्लस 8। इससे आप इतने क्या मान लेंगे एम, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस के 8, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया अपना, समीकरण 3। अब आप समीकरण 1 2 3 तीनों समीकरणों को देखें। समीकरण 1 है 9m के रूप में, समीकरण 2 है 9m प्लस 1 के रूप में, और समीकरण 3 है 9m प्लस के 8 के रूप में। यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण 1 2 3 से क्या है स्पष्ट है, अतः करके लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 2 व 3 से क्या है स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं घन, क्योंकि घन किया है ना, तो पूर्णांक का घन किस रूप में हो सकता है, घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है